आपका स्वागत है और आज हमारे इस शो के खास मेहमान हैं सालखन मुर्मू। सालखन मुर्मू बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम समेत कई राज्यों में इनके संगठन है आदिवासी सिंगल अभियान। आदिवासी सिंगल अभियान के डीजी डायरेक्टर जनरल हैं और इस संगठन के जरिए अपनी राजनीतिक और सामाजिक लड़ाई लड़ते हैं। आज हमारे साथ हैं, कई सारे मुद्दे हैं झारखंड में, बल्कि झारखंड ही नहीं बल्कि देश के आदिवासियों के सामने तकरीबन 1 दर्जन मुद्दों पर इस वक्त वो लड़ रहे हैं और उनमें सबसे खास है सरना धर्म कोड। तो शुरुआत वहीं से करेंगे, लेकिन बहुत सारी बातें इस कार्यक्रम के जरिए हम सालखन मुर्मू से करेंगे। आपका स्वागत है। जोहर। सालखन जी, सरना धर्म आपने एक बैच भी लगाया हुआ है। मेरा ये मूवमेंट आपका जो चल रहा है वो कभी आप कोलकाता चले जाते हैं, कभी आप रांची में सभाएं करते हैं, कभी दिल्ली में धरना पर बैठते हैं। क्या लगता है ये सरना धर्म कोड को लेकर जितनी लड़ाई और जितनी फोर्स लगे हुए हैं, यानी जितनी आवाम लगी हुई है, क्या ये लगता है कि आप मनवा पाएंगे? देखिए, 2011 की जनगणना में करीब 50 लाख आदिवासी एनी अदर कॉलम में सरना धर्म लिखा है। उसके बाद दूसरे नंबर में शायद सरी धर्म था, करीब 4 लाख। आदिवासी धर्म लिखाए थे करीब 45,000। तो भारत देश में अभी पहली बार कुछ वर्षों से ये अनुभव हो रहा है कि आदिवासी जो हिंदू, मुसलमान, ईसाई नहीं हैं, उनको ये चिंता लगा कि हम प्रकृति पूजक जो आदिवासी हैं, यदि हमारा अलग कोई धार्मिक मान्यता सेंसस में कोड के रूप में नहीं मिलेगा तो एक तो खतरा ये है कि कोई ना कोई हमको हिंदू, मुसलमान, ईसाई बनाएगा, या फिर हमसे पूछा जाएगा आपका धर्म क्या है, तो हम क्या बताएंगे। तो लोगों के बीच में इसको लेकर जागरण बहुत तेज हुआ है। और जब भी 2021 की जनगणना अभी कोरोना के कारण से ये स्थगित है, होना है, तो मुझे लगता है खासकर ये जो सेंट्रल इंडिया और थोड़ा पूर्वी भारत, झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इस क्षेत्र में जो संताल, मुंडा, उरांव, खड़िया, भूमिज, हो इत्यादि आदिवासी हैं, ये सरना धर्म के नाम से उस प्रकृति पूजक धर्म को नामकरण दिए हैं और ये लंबे समय से चल रहा है। तो इस समय मैं बहुत आशान्वित हूँ 1-2 कारण से कि लोगों में इस धर्म के जागरण को लेकर काफ़ी कॉन्शसनेस फैला है, बढ़ा है और आंदोलन विभिन्न तरीकों से चल रहा है। अनेक संगठन इसमें काम कर रहे हैं। दूसरा, 2011 में जैसे मैंने कहा बहुत लोग लिखाए हैं। तीसरा, अभी हम लोग आदिवासी सिंगल अभियान की तरफ से 5 प्रदेशों में जहाँ हम काम करते हैं आदिवासी सशक्तिकरण का, तो भुवनेश्वर में हम लोगों ने बड़ी रैली की 20 सितंबर को, उसके बाद कलकत्ता में किया 30 सितंबर को, अभी 18 अक्टूबर को रांची में किया, 4 नवंबर को हम आसाम गुवाहाटी में करने वाले हैं और 25 अक्टूबर को पटना में। तो ये जो लगातार हम कर रहे हैं, इसका प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है और इसी के बीच में हमने एक रणनीति बनाई, सोची समझी कि माननीय द्रौपदी मुर्मू जी देश की महामहिम राष्ट्रपति बनी है, तो ये सर्वोच्च संवैधानिक पद है। उनके साथ 26 अगस्त 2022 को हमारी मुलाकात राष्ट्रपति भवन दिल्ली में हुई। उसके पहले भी मिलते रहे हैं, लेकिन इस बार एक राष्ट्रपति से मैं मुलाकात किया और उनको ये बात बताई कि धर्म का मामला हम आदिवासियों के लिए अस्तित्व का मामला है, पहचान का, हिस्सेदारी का और भविष्य का, और इस पर आपको सहयोग करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारी तरफ से जितना होगा हम बिल्कुल सहयोग करेंगे, लेकिन इस विषय पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात करना ज़रूरी है, उनको भी कन्विंस करने की ज़रूरत है। तो हमने कहा ज़रूर उनको भी करेंगे। तो इस बैकग्राउंड में और हमको रणनीति के रूप में ये समझना भी पड़ेगा कि सरना धर्म कोड को मान्यता कौन दे सकता है। भारत सरकार को ही देना है, ये तो विषय भारत सरकार का है। अब भारत सरकार का मतलब है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति,
तो ये लोग कन्विंस होंगे तो कोई ना कोई इसका फल निकलेगा। तो गृह मंत्री से आपकी मुलाकात भी होनी है? नहीं, गृह मंत्री से अभी हम नहीं मिले हैं। होनी है? हाँ, होनी है। जी। तो इस बीच में हमने सभाओं में माननीय राष्ट्रपति जी का फोटो, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी फोटो दिखाया, चूँकि हम संदेश भी देना चाहते हैं जनता को भी, देश को भी, भारत सरकार को भी, कि हमें अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से ऊपर तो और कोई है नहीं, और वो हमारे बीच में से हैं। वो नहीं समझेंगी हमारी धर्म की बात, भाषा की बात, भाषा की बात, हम जाएंगे कहाँ? तो ये जो रांची का हमारा प्रदर्शन हुआ काफ़ी सफल था, और उसके बाद द्रौपदी जी तो से शायद आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री की तस्वीर लगा रहे हैं आप, इसीलिए लोग कहने लगे हैं कि आप बीजेपी में जाएंगे। हाँ, वो बोल सकते हैं, लेकिन उद्देश्य हमारा ये है कि जिनको सुनना है, समझना है, उनके तक मैसेज जाना चाहिए जी, कि हम जो ये धर्म की मांग कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, आप लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। और अच्छा, ये बीजेपी में जाने की बात कितनी सच है? नहीं, वो तो बात की बात है, अभी मतलब संभावना है? क्यों नहीं। हमारा ऐसा मानना है कि सरना धर्म कोड की मान्यता जो है पूरे भारत के आदिवासियों के अस्तित्व का बहुत बड़ा मामला है। अगर मान लिया भारत सरकार ने दे दिया, तो क्या आप बीजेपी को स्वीकार कर लेंगे? बिल्कुल। चूंकि आप पुराने हाँ, मैं बीजेपी से ही 2 बार सांसद रह चुका हूँ, और अभी भी मेरे लिए, जैसे मैं ये विषय को थोड़ा आपने जो इधर लाया है, मैं थोड़ा, मुझे लगा कि ये नहीं, ठीक है, मैं उस पर थोड़ा अपना जवाब दूंगा कि जैसे अभी झारखंड, उड़ीसा और बंगाल, ये 3 राज्य सरकारों ने कुर्मी महतो के सवाल को लिखकर अनुशंसा किया कि इनको एसटी बनाया जाए। तो जैसे ही कुर्मी महतो एसटी बनेगा, या कोई भी बड़ी दूसरी जाति एसटी बनेगा, तो एसटी को तो नुकसान होना ही होना है, बल्कि ये हमारे लिए मौत का कुआं की तरह है। तो ये तीनों पार्टी क्यों लिखकर भेजे हैं? इसलिए कि इनको कुर्मी महतो का वोट चाहिए। तो उनके वोट के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, आप आदिवासियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखेबाजी का काम कर रहे हैं। अच्छा, मारने का कुर्मी काम महतो कर के रहे हैं। मसले पर भी आएंगे, ये भी एक बड़ा मसला है, और खासकर बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के लिए तो खास मसला है। ये जानना चाहेंगे कि एक पत्र है, पढ़ा था मैंने तकरीबन 5-6 साल पहले, शायद रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का ही वो पत्र था कि सरना धर्म कोड के नाम पर आपको नहीं दे सकते, क्योंकि कई सारे और भी सारी धर्म है, तो विदिन धर्म है, इस तरह बहुत सारे नाम हैं, और अलग अलग आदिवासी अपने धर्म को अलग अलग नाम से जानते या पहचानते हैं, तो इसलिए सरना धर्म कोड नहीं दे सकते। तो फिर ये सरना धर्म कोड के नाम पर ही हम क्यों आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, ऐसा है, वो जो चिट्ठी आई होगी वो कोई तार्किक चिट्ठी नहीं है, कोई आधिकारिक चिट्ठी नहीं है, और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की चिट्ठी नहीं है। ऐसा है, किसी विधानसभा में 10 आदमी खड़े हो जाएं, तो हम यदि कहेंगे इतने लोग आप लोग खड़े हो गए, किसको हम एमएलए बनाएंगे? तो वोट होगा, जो सबसे ज़्यादा वोट लेगा उसी को ना आप एमएलए बनाएंगे। एक वैकेंसी है, 100 लोग अप्लाई किए, आप बोलेंगे इतने लोग अप्लाई किए हो तो किसको नौकरी देंगे? उसी प्रकार सरना धर्म या कोई भी गोंडी धर्म, भिली धर्म या सारी धर्म, विदिन धर्म, कई नामों से लोग मांग कर रहे हैं। उद्देश्य एक ही है कि हम हिंदू, मुसलमान, ईसाई नहीं हैं, हम प्रकृति पूजक आदिवासी हैं, हमको कोई एक धर्म अलग दे दो, मान्यता दे दो, ताकि हमारी अस्तित्व, हमारी पहचान बनी रहे। अच्छा, अब कुर्मी महतो वाले सवाल पर आ रहे हैं कि अगर कुर्मी आदिवासी बन जाए, या आदिवासी का उनका डिमांड जो है वो बड़ा जोर पकड़ रहा है, और उस जोर के बदले लग रहा है कि, और कुछ राज्यों ने जो अब सहमति दी है, तो लगता है कि कुर्मी आदिवासी बन भी जाएं, ऐसा उम्मीद है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। तो यही समझते हैं कि कुर्मी के आदिवासी कैटेगरी में आने से क्या नुकसान होगा, और खासकर राजनीतिक दलों को क्या नुकसान होगा, और आदिवासी समुदाय को भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं द सोरेन शो, और द सोरेन शो में आज हमारे साथ हैं सालखन मुर्मू, आदिवासी सेंगल अभियान, झारखंड दिसुम पार्टी, और कई संगठनों से जुड़े हैं, और इनका आंदोलन का एक पुराना इतिहास भी है। 12वीं और 13वीं लोकसभा में ये सदस्य भी रहे हैं। तो
कुर्मी महतो के जो आंदोलन है, उन आंदोलन को लेकर क्या एक खतरा नजर आ रहा है आपको एक आदिवासियों के समूह के बीच में? मैं वो सरना और नाम पर थोड़ा फिनिश करता हूँ जी। कि नाम बहुत लोग अलग अलग दे सकते हैं, उनको अधिकार है, उनका अपना अपना चॉइस है। लेकिन भारत सरकार के पास हमारा तर्क ये है कि 2011 की जनगणना में जब 50 लाख लोग सरना लिखाए, हो सकता है 2021 की जनगणना में 100 लाख लोग सरना लिखाएंगे, तो बाकी कोई 10,000 लिखा रहा है, 1 लाख, तो उसमें से जो लार्जेस्ट होंगे उसको आपको मानना चाहिए। largest आप interest पर बाकी आपको- लोगों का भी आप कंसिडरेशन करते रह सकते जी। हैं, लेकिन उनके कारण से हमको आप कैसे रोकेंगे? और बौद्ध और जैन भी 50 लाख से लगभग कम हैं, तो उनको आप मान्यता दे दिए। हम 50 लाख से ज़्यादा हैं, 2021 में हम 100 लाख भी कर सकते हैं, तो आप हमको नहीं रोक सकते हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे सबको समझाने के लिए भी कि सब लोग प्रकृति पूजा धर्म की बात करते हैं अलग अलग नाम से। जैसे हमको पानी चाहिए तो कोई वाटर बोल सकता है, कोई जल, कोई नीर, तो दा बोलेगा कोई संताल या मुंडा या हो। तो उसी प्रकार सबके नाम का उद्देश्य वही है, तो हम लोग इस पर एक समझौता भी कर सकते हैं। लेकिन नाम के बखेड़े में यदि फंस जाएंगे या सरकार हमें फंसा देगी, तो फिर ये तो ना नमक तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो इसलिए हम आशान्वित हैं बिल्कुल कि हम लोग इसका एक रास्ता निकाल लेंगे। चलिए कुर्मी महतो पर देखिए, ऐसा है, मेरा नजरिया कुर्मी महतो को एसटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये जांच का विषय है। और भारत सरकार के पास इसके अपने मानदंड हैं, उसके संस्थाएं हैं, वैज्ञानिक तरीके हैं, तो उसमें वो सफल होंगे। तो मैं क्या कर सकता हूं या कोई भी क्या कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति और पार्लियामेंट को किसी को भी एसटी बनाने का अधिकार है। लेकिन हमारा कहना अभी ये है, एक जिम्मेदार आदिवासी नेता के रूप में, और आदिवासी भाषा भाषा जाति धर्म इत्यादि की चिंताओं पर मैं लगातार काम करता हूँ, कि पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल लाभ के लिए, वोट के लोभ लालच के लिए किसी को भी एसटी बनाने का एक दे देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं, उनको चढ़ा देते हैं। तो ये अभी हो रहा है। जैसे इस समय ये जो कुर्मी महतो भाई लोग 25 सितंबर से एक सप्ताह माने 5 दिन तक रेल चक्का जाम किया था 3 स्टेट में, लेकिन बंगाल में ज़्यादा हुआ। हुआ। तो इसके पहले ही झारखंड में जेएमएम के सारे एमएलए एमपी लिख के दे दिए कि इनको एसटी बनाओ। इनके अलावे दूसरे पार्टी वाले भी लिख के दिए जो आदिवासी थे। उड़ीसा में भी बीजू जनता दल वाले लिख के दे दिए, बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस वाले लिख के दे दिए। तो बात यहाँ ये होती है, इन पार्टियों को कुर्मी महतो एसटी बने या नहीं बने, इससे क्या मतलब है? इनको मतलब है वोट से, कि इनका वोट भी मिल जाए, इसको एसटी बनाने का एक प्रकार से हम झांसा दे देते हैं, शगुफा छोड़ देते हैं। तो ऐसा करने से ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज या और भी कोई पॉलिटिकल पार्टी केवल पॉलिटिकल कंसिडरेशन से, एक तर्क यह भी है कि अगर कुर्मी आदिवासी बन जाते हैं, सपोज करिए, तो आदिवासियों की संख्या या प्रतिशत 50 के करीब, अभी जो 26% है, तो वो 50% से भी ऊपर हो जाएंगे, तो आरक्षण की सीमा भी बढ़ जाएगी। नहीं, ये तर्क सही नहीं है। तब क्यों ना हम सबको एसटी बना दे, 100% हो जाएगा। तो उसके लिए नहीं, आदिवासी को चिंता है, देश को भी चिंता होनी चाहिए। इस देश ने संविधान को बनाते समय एससी और एसटी को वर्गीकृत किया कि ये समाज में पिछड़े लोग हैं, इनको शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और बाकी सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का अवसर मिले बाकी लोगों की तरह। तो एसटी एससी में आने के लिए किसी की पात्रता है कि नहीं, ये अपने आप में एक जांच का विषय होना चाहिए। केवल पॉलिटिकल कंसिडरेशन ने जो में शोध किया था, ट्रैवल इंस्टीट्यूट ने जो शोध किया था, उसमें उन्होंने उस अनुशंसा को या उसने तो रिकमेंड नहीं किया था। मैं उस पर भी अपने को नहीं रोकता हूँ। मेरा कहना है, कोई भी जाति यदि एसटी या एससी बनना चाहता है या ओबीसी भी बनना चाहता है, उसके लिए आयोग भी हैं, जांच के तरीके हैं, सरकार की संस्थाएं हैं। तो कुर्मी महतो वाकई में एसटी बनना चाहते हैं,
या बनने की पात्रता रखते हैं तो पहले तो उसको प्रमाणित करना होगा ना। हम बोलचाल की भाषा में कह रहे हैं कि भाई ये लोग बार बार कहते हैं हम तो एसटी थे, हमको लिस्ट से हटाया गया है। यदि आप थे तो सारे डॉक्यूमेंट, प्रमाण, एविडेंस लेकर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाइए, तुरंत बहाल हो जाइएगा। तो ये रेल रोकने का, राजनीति करने का, आंदोलन करने का जरूरत नहीं है। तो वो लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनकी बात है, लेकिन मेरी चिंता ये है इसी प्रकार राजनीतिक कारण से किसी को भी एसटी बनाने का ये हवा चलता रहेगा तो सीधे सीधे आदिवासियों को तो फांसी के फंदे में लटकाने वाली बात हो जाएगी, जो अभी भी हो रही है। ये मामला जो है ये बहुत साधारण सी बात नहीं है। हमारा दुर्भाग्य है कि इस समय कुर्मी महतो आदिवासी बनने के लिए आंदोलनरत हैं, विचाररत हैं, वो एकजुट होकर अपना मांग के प्रति वो ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी नेता लोग चुप हैं। एक तरफ अनुशंसा कर दिया कि हमको उसका भी वोट मिल जाए। जब उन्होंने अनुशंसा कर दिया, अपने हाथ काट लिए, तो फिर इसके बाद बोलने का, बिल्कुल आदिवासियों का गला घोंट दिया है एक प्रकार से और अभी चुप है। तो इस समय आदिवासी समाज में एक नया जागरण होना चाहिए कि जो भी नेता, जो भी पार्टी, जो भी संगठन या जो भी बुद्धिजीवी या जो भी अपने आप को सामाजिक और राजनीतिक रूप से आदिवासी समाज के प्रति उत्तरदायी मानता है तो उसको सामने आना चाहिए। तो मेरा ये कहना है हम कुर्मी समाज के साथ डायरेक्ट नहीं भिड़ेंगे, लेकिन अपने समाज के लोगों को जगा के ये समझाने की कोशिश करेंगे। यदि जो पॉलिटिकल पार्टी कुर्मी का वोट लेने के लिए कुर्मी को एसटी बनाने का झांसा दिए हैं, समर्थन दिए हैं, लिख के अनुशंसा किए हैं, उसके खिलाफ हम लोग को गोलबद्ध होना होगा ताकि इन पार्टियों को लगे कि कुर्मी के वोट के चक्कर में हमको आदिवासी वोट खोना पड़ेगा। अच्छा, अभी तो इनको लग रहा है ना पॉलिटिकल पार्टीज को आदिवासी का वोट तो मेरे आपको पास लगता है। नहीं है कि झारखंड में एक मुद्दा सॉल्व होता नहीं है, एक डिमांड पूरी होती नहीं है कि दूसरा मुद्दा जन्म ले लेता है? 1932 के खतियान की ही बात कर लीजिए तो अभी मामला बड़ा शांत पड़ा हुआ है। जैसे निकाह हो गई, निकाह होने के बाद, शादी होने के बाद पति जो है वो पत्नी से, चूंकि अब शादी की बात हो रही है, तो पति अपनी पत्नी से प्यार करना छोड़ देता है। बात वैसे ही लग रही है। नहीं, देखिए 1932 का जो खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने वाली घोषणा अभी 14 सितंबर 2022 को माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी ने किया, कैबिनेट में किया है और लागू अभी नहीं हुआ है। उन्होंने घोषणा किया कि हम लोग विधानसभा से पास कराएंगे, उसके बाद भारत सरकार को भेजेंगे और नवी अनुसूची में उसको शामिल करने के लिए अनुशंसा करेंगे। तो ये घोषणा और ऐसी जो बात है, इससे प्रमाणित होता है कि मुख्यमंत्री को खुद पता है कि ये लागू होने वाला नहीं है। और इसी साल बजट सत्र में 23 मार्च 2022 को उन्होंने विधानसभा में कहा कि ये लागू नहीं कर सकते हैं। हाईकोर्ट का तलवार पहले ही चला हुआ है, फिर तलवार आएगी। तो इस समय भी स्थानीय नीति बनाना, आरक्षण नीति तय करना, नियोजन नीति बनाना वो राज्य सरकार का दायित्व है। तो ये कहते हैं हम विधानसभा में पास करके भारत सरकार को भेज देंगे, तो भारत सरकार करेगी नहीं करेगी वो कैसे आप उसको कॉम्पेल कर सकते हैं। 9th अनुसूची में भी लैंड रिफॉर्म्स अर्थात भूमि सुधार कानूनों को वहाँ रखा जाता है ताकि उन कानूनों पर बार बार कोर्ट्स का हस्तक्षेप ना हो। तो ये जानते हैं कि इस 32 के खतियान आधारित जो स्थानीय नीति बनाने की बात है, तो ये कोर्ट में कोई ना कोई ले जाएगा कि पहले ही ये माननीय झारखंड हाईकोर्ट ने इसको खारिज किया हुआ है 27 नवंबर 2002 को। तो ये फिर कोई पीआईएल कर देगा या कुछ कर देगा तो फिर लटक जाएगा, ये इनको पता है। इसलिए वो चाहते हैं कि बैकडोर से 9th शेड्यूल वाला वो घर में ढुका रहे, और कोई कुछ ना करे। सीएम के ये कदम उठाने के बाद, हेमंत सोरेन के इस कदम उठाने के बाद मामला थोड़ा शांत या ठंडा नहीं पड़ गया है? अब कोई एजिटेशन अब नहीं हो रहे हैं? नहीं, एजिटेशन नहीं होने का कारण है जिनको विरोध करना था, जिनको चिंता करनी थी, उनको पता है तो लागू हो ही नहीं सकता है, इसको लागू किया ही नहीं जा सकता है। क्योंकि बाबूलाल मरांडी जी ने भी जब सीएम थे यही लागू किया था 32 का खतियान और 73% संयुक्त आरक्षण। इन्होंने क्या घोषणा किया कि 32 का खतियान और 77% संयुक्त आरक्षण। तो फर्क कुछ नहीं है।
वो खारिज हो गया तो इसको भी खारिज होना है। लेकिन इन्होंने चालाकी से क्या बोला, हम लागू नहीं करेंगे, भारत सरकार को भेजेंगे लागू करने के लिए। ये हेमंत सोरेन सरकार की बात या इनका स्टेप अब तक लोगों को समझ में नहीं आया है। नहीं, हमको लगता है अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया, जिनको इससे नुकसान हो सकता है, जिनको लगता है, जैसे बिहारी भाई लोगों को, बाहरी लोगों को, उनको पता है लागू होना नहीं है, और आदिवासी लोग को कुछ समझ में आता नहीं है। तो मुझे जितनी समझ है, ये मात्र एक पॉलिटिकल स्टंट है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये लागू नहीं हो सकती है। लागू हो सकती तो हेमंत सोरेन खुद कहता कि हम लोग इसको लागू करेंगे, तो लागू होगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया, विधानसभा में हम पास करेंगे तो दिल्ली भेज देंगे। विधानसभा में भी पास होने के बाद अब राज्यपाल महोदय उसको एसेंट देंगे कि नहीं, वो भी तो कानूनविदों का सलाह लेंगे। ये ऑलरेडी हाईकोर्ट में एक बार खारिज हुआ है, तो कोई चीज इलीगल हो जाए या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाए, उस पर गवर्नर आंख मूंद कर तो सही नहीं करेंगे। तो आदिवासी विधायकों ने भी, नेताओं ने भी, विधायकों ने भी वही काम किया। उन्होंने भी अपनी अनुशंसा लिख करके दे दी कि कुर्मी को आदिवासी बनाओ। उन्होंने भी अपने कंधे से कंधा झाड़ लिया, हाथ झाड़ लिया। वही हो रहा है। देखिए, इस मामले पर मैं ऐसा कहूँगा, चाहे कुर्मी वाला मामला हो, ये 32 के खतियान वाला मामला हो, या सरना धर्म कोड का मामला हो, या CNT SPT कानून आदि का मामला हो, या रोजगार का मामला हो, या संथाली भाषा को झारखंड में प्रथम राजभाषा बनाने का मामला हो, मेरी समझ से जितने आदिवासी जनप्रतिनिधि हैं, MLA हो, MP हो, या ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि, मुखिया हो, प्रमुख हो, जिला परिषद के चेयरमैन या बाकी सदस्य, ये लोग ईमानदारी से आदिवासी रिजर्व सीट से जीते हैं, लेकिन ईमानदारी से आदिवासी समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं। एक छोटा सा वक्त है ब्रेक का, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं, राजनीति में ईमानदारी की ही बात करेंगे, क्योंकि आदिवासी नेताओं में ईमानदारी की जो कमी दिखती है, वो कमी कैसे पूरी होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में हमारे साथ हैं आदिवासी सेंगल अभियान के DG सालखन मुर्मू, पूर्व सांसद और आदिवासी मामलों में सबसे मुखर नेता और संविधान के ज्ञाता। अगर झारखंड में अगर हम 2-3 नेताओं के नाम लें जिनको संविधान की जानकारी हो या संविधान को जिन्होंने पढ़ा हो, उनमें शीर्ष पर रह सकते हैं सालखन मुर्मू। 2 से ज़्यादा, मुझे तीसरा नाम मुझे याद नहीं आता। एक का नाम मैंने ले लिया, दूसरे का नाम आप खुद समझ लीजिए। संविधान की या विधायी कार्यों की जानकारियों का घोर अभाव भी हमारे नेताओं में होता है। कौन सा सेक्शन, कौन सा अनुच्छेद और पैसा कानून, इन सब चीज़ों पर बड़ा मामला उलझा सा लगता है। झारखंड में तो पूरी राजनीति ही उलझी हुई है। देखिए, पहली बात तो ईमानदारी की। ईमानदारी का मतलब घूस नहीं लेना नहीं होता है। आप विधायक हैं या सांसद हैं, तो विधायिका लेजिस्लेचर के रूप में आपको दायित्व है कि संविधान ने भारत के आदिवासियों के लिए जो भी न्याय और अधिकार दिए हैं उसको समझना चाहिए, समझने के बाद उसको लागू करनी चाहिए। तो झारखंड का ये दुर्भाग्य है कि बार बार आदिवासी ही मुख्यमंत्री रहे, बार बार आदिवासी ही ओपोजिशन लीडर भी रहे, सबसे ज़्यादा आदिवासी ही विधायक हैं विधानसभा में। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में 20 लोग होते हैं, तो उसमें भी लगभग सारे के सारे आदिवासी होते हैं। केवल एक बार रघुवर दास CM थे तो चेयरमैन हो गए, 19 लोग आदिवासी थे। लेकिन आदिवासियों का भला अभी तक नहीं हुआ, नीतिगत नहीं हुआ। ये पानी, बिजली, रोड, रास्ता, स्कूल, अस्पताल आदि बनाना, ये तो अपने से बनेगा। इसका बजट है, अफसर है, काम करने के लिए सारा व्यवस्था है। लेकिन असल बात है जैसे देश आज़ाद हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इस देश को आगे ले जाने वाले, सोचने वाले लोगों ने कुछ नीति नियम बनाए, संविधान बनाया। तो झारखंड राज्य बनने के बाद शहीदों का जो सपना था, अबो अधिसमरे अबो अराज, तो ये कैसे स्थापित होगा? नीतियों से स्थापित होगा। तो पहली बात तो यहाँ एक आदिवासी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। जैसे बंगाल में बंगाली भाषा है, उड़ीसा में उड़िया है, तो झारखंड में संताली भाषा प्रथम आदिवासी भाषा है देश में, जिसको संविधान का मान्यता है, 8th शेड्यूल में राष्ट्रीय मान्यता। और झारखंड में भी सबसे ज़्यादा आदिवासी भाषाभाषी संताली हैं।
संताली भाषा को अन्य लोग भी समझते हैं, इसको हम लिंक लैंग्वेज या लिंगुआ फ्रैंका भी बोल सकते हैं। हाँ, अब संताली के उसी परिवार की हाँ, भाषा है। मुंडा है, वो है, भूमिज है, महली है, बिरहोर है जी। तो इसको यहाँ प्रथम राजभाषा बनाया जा सकता है, लेकिन ये कुछ करते नहीं है। दूसरा, उसी प्रकार सरना धर्म कोड का बात, ये जो हेमंत सोरेन साहब ने 11 नवंबर 2000 साल को विशेष सत्र बुलाकर पास तो किया, लेकिन पास किया सरना आदिवासी धर्म कोड, पास करने के बाद बिना राज्यपाल के दस्तखत और सहमति के भेज दिया दिल्ली। फिर हमको याद है तारीख 26 सितंबर 2021 को पेपर में पूरा प्रचारित हुआ कि सर्वदलीय टीम दिल्ली जाएगी, अमित शाह से मिलेगी और जातीय जनगणना पर बात करेगी, साथ में सरना धर्म कोड की मान्यता पर भी बात होगी। लेकिन सरना धर्म कोड की मान्यता पर बात हुई नहीं। फिर जब विधानसभा से 11 नवंबर 2000 साल को सरना आदिवासी धर्म कोड पास किया गया 2020 तो 2020 में, तो जेएमएम पार्टी के लोग पूरा लड्डू उड्डू बांट दिए, खुशियां मना लिए कि हो गया। ये विषय तो भारत सरकार का है। तो कहने का हमारा मतलब ये है, झारखंड में हमारे आदिवासी नेता जो भी हों, ना भाषा के सवाल पर, ना धर्म के सवाल पर, ना भाषा के सवाल पर, ना रोजगार के सवाल पर, ना संविधान में जो हमको अधिकार है, 5वीं अनुसूची का सवाल, जंगल के अधिकार का सवाल, पेशा कानून, पंचायत के सवाल। पंचायत पेशा कानून के तहत ग्राम सभाओं को बहुत सारे अधिकार हैं और पावर के डिसेंट्रलाइजेशन का, पीपल्स पार्टिसिपेशन का बहुत सारे अधिकार हैं। कोई सरकार पेशा को फाइनेंशियल अधिकार, एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार। क्या इसकी एक बड़ी वजह यह नहीं है कि आदिवासी नेता एकजुट नहीं है? आंदोलन करने वाले स्पेशली जो दल में हैं, वो तो उनकी मजबूरी है कि वो दल के साथ बंधे हुए हैं, लेकिन जो दल के साथ नहीं है, अलग अलग इतने सारे संगठन निकल कर आ गए हैं कि लगता नहीं कि अब कोई आंदोलन में दम दिखाई नहीं देता। नहीं, उसके कारण शायद ऐसे हैं, एक तो जितने सामाजिक संगठन है जो आंदोलन करते रहते हैं, उनके आंदोलन में पॉलिटिकल लीडर टारगेट में नहीं रहते हैं। मैं थोड़ा आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे जिंदल मित्तल या कोई टाटा अंबानी आदि कहीं कारखाना या खदान बनाना चाहता है, तो लोग उसके खिलाफ लग जाते हैं। साहब जुड़ गया कि चलो जिंदल के खिलाफ, मित्तल के खिलाफ, अदानी के खिलाफ। लेकिन जिंदल मित्तल अदानी अपने से थोड़ी आते हैं यहाँ, उसको तो सरकार लाती है ना। सरकार उसको लाती है, उसके साथ एमओयू करती है, उसके बाद डीसीएसपी को बोला जाता है इस जिला में एक कंपनी आएगी, उसका जमीन अधिग्रहण और बाकी काम में आपको सहयोग देना है। तो लोग उस अदानी जिंदल मित्तल के खिलाफ लड़ते रहते हैं, जेल भी जाते हैं, लाठी भी खाते हैं, केस भी हो जाता है। लेकिन सरकार ने उसको लाया है तो सरकार के खिलाफ ये कुछ नहीं करते हैं। अभी जैसे कुर्मी महतो वाला मामला, ये कुर्मी महतो वाला मामला अब आग पकड़ रहा है आदिवासी समाज में भी। ये गड़बड़ होगा, ये लोग बन गए तो हमारा तो खात्मा होगा। लेकिन किसने अनुशंसा किया, कौन लोग जिम्मेवार है, वहां तक ये नहीं जा पाते हैं। तो मेरा कहना यह है, 2 उदाहरणों से मैं कहना चाहा कि आदिवासी समाज में राजनीतिक कुपोषण है, माने पॉलिटिकल माल न्यूट्रिशन, और राजनीति को नहीं समझते हैं। राजनीति से ही फैसला होता है। एमएलए एमपी ही सरकार है, वही आपको जान मारेगा नहीं तो जान बचाएगा, वही आपको नौकरी देगा नहीं तो नहीं देगा, जमीन देगा नहीं तो जमीन लूटेगा। ये ठीक समझ नहीं है। और हमारे जितने नेता हैं उनको ये बात पता है कि आदिवासी जनता जो है उसको समझ कुछ आता नहीं है। वोट के समय हड़िया दारू चकना धोती साड़ी फुटबॉल जर्सी दे दो, काशी भेड़ा दे दो, वोट दे देंगे। तो ये जो परिस्थिति बनी हुई है कि नेता भी अपने समाज के साथ दगा कर रहे हैं, जनता राजनीति को नहीं समझ पाई है। तो ये जो झारखंड राज्य बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर हम लोग को 2000 साल में मिला है, ये सपनों का झारखंड है। भारत देश रह जाएगा। सालखन मुर्मू किसी और नेता के साथ या किसी और संगठन के साथ एकजुटता क्यों नहीं बना पा रहे हैं, यूनिटी क्यों नहीं बना पा रहे हैं? देखिए, आपकी लड़ाई हमेशा मुझे अकेले ही दिखता है। तो ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं। जैसे कल 27 अक्टूबर 2022 को यहाँ धूमकुड़िया महासभागार है, करमटोली चौक के पास रांची में, हमने सारे लोगों को आमंत्रित किया है, पॉलिटिकल भी, सोशल भी, इंटेलेक्चुअल भी, कि चलो भाई जितने हम आदिवासी हैं हमारे सामने खतरा ही खतरा है। तो आदिवासी बचाओ विचार सम्मेलन के नाम से कई बुद्धिजीवियों को, पॉलिटिकल लीडर्स को, सोशल एक्टिविस्ट को, इंटेलेक्चुअल्स को
बुलाया गया है, उसमें हम 14 आदिवासी महिलाओं को सम्मानित भी करने वाले हैं कल, कि ये लोग सक्रिय बने हुए हैं। लेकिन उस सम्मेलन का उद्देश्य है कि कौन सही है से इम्पोर्टेंट है, क्या सही है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। नहीं, थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि कोई एक नेता या कोई एक संगठन आदिवासी मुद्दों पर खड़ा है, लड़ रहा है, हम क्यों नहीं मिलकर एक बड़ी ताकत बनाएं? हम जितने बिखरे हुए हैं, और यही वजह है कि इस बिखराव का फायदा कहीं ना कहीं हमारे दूसरे संगठनों को मिल जाता है या दूसरे समुदाय को मिल जाता है। नहीं, आपका कहना सही है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ एक दो जो है, कल हम लोग इस पर विचार करेंगे। हमने सबको आमंत्रित किया है। पहली बात तो ये है, आपने क्या डायग्नोज किया है? मेरा डायग्नोसिस ये है कि आदिवासी समाज में मुद्दा, जैसे सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो या कोई धार्मिक संगठन हो या माझी परगना व्यवस्था का संगठन हो, ये लोग मुद्दों पर स्पष्ट नहीं है। जैसे आदिवासी समाज कैसे बचेगा? उस समाज को यदि बचाना है तो भाषा भाषा, जाति, धर्म, इज्जत, आबादी, रोजगार, चाषबास और संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उसको आपको बचाना होगा। तो इसको सामने रखकर यदि संगठन काम करेंगे तो हम अलग अलग रहेंगे भी, तो भाषा के सवाल पर, धर्म के सवाल पर, जमीन के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर हम एक हो सकते हैं। जैसे हमसे भी लोग सवाल करते हैं कि गोम के आप लोग इतना नेता, इतना पार्टी, इतना संगठन है, आप एक होइएगा तभी ना हम लोग जीतेंगे। तो मैं उसका जवाब ये देता हूँ, बंगाल में बंगाली जो है सब पार्टी में है, अनेक संगठनों में है, लेकिन जब भी उनके सामने सवाल आता है हमारे सोनार बांग्ला के ऊपर हमला होगा, उसकी भाषा, संस्कृति, इतिहास के ऊपर, तो सब लोग एक हो जाते हैं। बिहारी भी सब एक हो जाते हैं, बंगाली भी, उड़िया भी, सब लोग। लेकिन आदिवासी यहाँ चूंकि उसको ना भाषा, ना भाषा, ना जाति, धर्म किसी से लेना देना नहीं है। एक बड़ी फोर्स जो है, एक बड़ी ताकत जो है, मतलब मैन पावर जो है, वो उसकी उम्र जो है वो गुजर जाती है संघर्ष में ही, लड़ाई में ही, और इसका बड़ा फायदा राजनीतिक तौर पर कुछ दल उठा लेते हैं। नहीं, ठीक है, हम आपकी बात को समझ रहे हैं, लेकिन मैं जो बात बोलना चाह रहा हूँ कि जब तक आदिवासी संगठन, चाहे पॉलिटिकल हो या सोशल हो या यूथ एंड स्टूडेंट हो या रिलीजियस हो, उसको पहले एजेंडा तय करना चाहिए कि आदिवासी को बचाना है तो भाषा, संस्कृति बचानी होगी, जमीन बचाना होगा, धर्म बचाना होगा, रोजगार बचाना होगा, सब चीज़। ये नहीं बचेगा तो आप नहीं बचेंगे। तो जब एजेंडा हमारा एक होगा तब फिर हम अलग अलग संगठन में रहकर भी उस एजेंडा के कारण से एकजुट होकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि ट्राइबल लीडर्स को अपना आइडेंटिटी क्राइसिस होता है? नहीं, वो होता है, हो सकता है, हर और इसी यही वजह है कि हम इतने बटे हुए हैं, इतने कटे हुए हैं। नहीं, मुझे जैसे मैंने उदाहरण दिया, बंगाली लोग भी बटा हुआ है भाई, लेकिन जब बंगाल पर हमला होगा, उसकी भाषा संस्कृति पर हमला होगा, इतिहास पर हमला होगा, बंगाली गौरव पर हमला होगा, तो सब एक हो जाते हैं। हम क्यों एक नहीं होंगे? अभी जैसे एक कुर्मी महतो का ही सवाल ले लीजिए कि कुर्मी महतो यदि आदिवासी बन जाएंगे, निश्चित बात है आदिवासी का सब चीज लूट जाएगा, सब चीज लूट जाएगा। तो खतरे का जब घंटी बज गया है तो आदिवासी को एकजुट होना चाहिए कि नहीं? पार्टी अपनी जगह है, समाज अपनी जगह है, संगठन अपनी जगह। कहाँ एकजुट हो रहे हैं? नहीं हो रहा है, इसीलिए एक पार्टी बनाई थी कुछ पूर्व विधायकों ने मिलकर के, खतियानदारी पार्टी, झारखंड खतियानदारी पार्टी। वो भी बस एक दो दिन उसका चेहरा और शक्ल नजर आया, फिर वो अपने अपने रास्ते हो लिए। नहीं, वो उस प्रकार की चीजें होती है, लेकिन मूल रूप से मैं ये जो कहना चाहता हूँ, झारखंड और बृहद झारखंड या पूरे देश में ही आदिवासी को एक बात समझना चाहिए, उसका भाषा भाषा, जाति, धर्म ये सब नहीं बचेगा तो नहीं बचेगा। तो उसको बचाने के लिए आपको एक पार्टी में होने की जरूरत नहीं है, आपको मुद्दों के लिए, एजेंडा के लिए एक होना चाहिए। एजेंडा यदि एक होगा तो आप एक होंगे ना। जैसे हम लोग लाखों लोग, करोड़ों आदिवासी झारखंड में हैं, तो सब लोग का यदि एक ही प्रकार का चिंता होगा कि कुर्मी महतो आदिवासी बनेगा तो हमारा सत्यानाश होना है, तो अपने आप वो एकजुट हो जाएंगे ना आंदोलन में। उसी प्रकार सीएनटी एसपीटी कानून के रहने के बावजूद सब जमीन आदिवासी का लूटा जाएगा तो कल को कहाँ रहेगा वो? जंगल कट के साफ हो जाएगा, कल कहाँ रहेगा वो? नौकरी सब बाहर वाले ले लेंगे, तो पढ़ लिख के क्या करना है उसको? पत्ता दातुन लकड़ी ही बेचना है। तो ये एजेंडा सबसे इम्पोर्टेंट है। एजेंडा का मतलब होता है सपना, कि झारखंड के आदिवासियों का कोई सपना है कि नहीं। बिरसा मुंडा, सिद्धू मुर्मू तो सपना देखा, अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, बलिदान किया, तो सीएनटी एसपीटी कानून बना है। आज तो इतने सारे पढ़े लिखे लोग हैं आदिवासी, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, प्रोफेसर, वकील हैं।
तो ये सपना नहीं है, आदिवासी गौरव की बात नहीं है, उसके लिए उनके पास समय नहीं है, इच्छा नहीं है या चिंतन ही नहीं है वहाँ तक। चिंतन नहीं है, आप कह सकते हैं। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा। छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं तो राजनीतिक मकसद और इनके सामाजिक आंदोलन से हम परिचित होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सूर्यन शो और द सूर्यन शो के अब हम इस आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं और हमारे साथ जो आज खास मेहमान है सालखन मुर्मू जी, उनसे हम उनके राजनीतिक मकसद, राजनीतिक अब उनकी क्या योजना है, इस पर बात करेंगे और उनके संगठन आदिवासी सिंगल अभियान से भी थोड़े रूबरू होंगे। अब जैसा कि धीरे धीरे हम फिर से चुनाव की तरफ खिसक गए हैं, यानी तारीख उधर जा रही है, इस बार क्या करेंगे? देखिए, मैं पहले 24 में आपकी क्या भूमिका होगी? पहले हम एक रणनीति की बात करते हैं। मेरे हिसाब से भारत के आदिवासियों को और खासकर झारखंड के आदिवासियों को तय करना होगा एजेंडा क्या है। आपका सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो, यदि एजेंडा में हसा बसा जाति धर्म को बचाना नहीं है तो आप जनता को धोखा दे रहे हैं। चलिए हम वो मान लिए कि दूसरा बिंदु है कि यदि आपको लगता है कि ये एजेंडा सही है, इसके लिए काम करना चाहिए, तो एक बृहद एकता का कंसेप्ट और उस पर भी आपको काम करना होगा। और तीसरा है, यदि आप ज्यादा लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो मेरा अनुभव ये है, आदिवासी स्वशासन व्यवस्था जो है, ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम, उसमें डेमोक्रेसी नहीं है, संविधान कानून मानवाधिकार लागू नहीं है। गांव में जो माझी बाबा या जिसको हम ट्राइबल चिपटेन बोलेंगे, वो सबकी सहमति से नहीं बनता है, वंशानुगत बनता है। माझी बाबा का ही माझी बाबा बनता है। हाँ, वो आपके मैं ये बात तीन बातें आप अपने अभियान के, आदिवासी सिंगल अभियान के तहत तीन बातों के लिए लड़ रहे हैं। हम उस सवाल पर आ रहे थे। अच्छा। लेकिन राजनीतिक तौर पर 2024 में आपकी क्या भूमिका होगी? क्योंकि 2003 के बाद या 2000 क्या मतलब 98 में आप पहली बार सांसद बने थे, तो फिर इसके बाद एक बड़ा गैप हो गया है। आप राजनीतिक तौर पर कामयाब नहीं रहे, कई चुनाव लड़े लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। देखिए, राजनीति में मैंने शुरू से अभी तक हंसा बसा जाति धर्म के लिए राजनीति किया है। एमएलए एमपी बनना और लक का भी बात है, परिस्थितियों की भी बात है, पार्टी की भी बात है। पार्टी की भी बात है। तो हमेशा मैं चाहे एमएलए एमपी रहा हूँ नहीं रहा हूँ, इसके लिए लड़ता रहा हूँ। तो अभी भी मैं सरना धर्म कोड की लड़ाई को बहुत इम्पोर्टेंट लड़ाई मानता हूँ। संताली झारखंड में राजभाषा बने, इसको इम्पोर्टेंट मानता हूँ। असम के आदिवासी को एसटी का दर्जा मिले, इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार आदिवासी स्वशासन व्यवस्था में सुधार हो, ये भी इम्पोर्टेंट एजेंडा है। अब पांचवा एजेंडा हमारा है, झारखंड दिसोम या झारखंड प्रदेश जो है भारत के आदिवासियों का गढ़ है, ईपी सेंटर है। इसीलिए उड़ीसा छोड़ दिया आपने। मयूरभंज से आप सांसद थे, फिर वहां की राजनीति आपने समेट कर आप झारखंड आ गए। झारखंड में हम इसलिए आ गए, पहले भी हम तो झारखंड में पैदा हुए बढ़े हुए, यहीं पर हमारा सब कुछ है। तो झारखंड यदि नहीं बचता है, झारखंड से ही आदिवासी बेदखल हो जाएंगे। बेदखल केवल आबादी से नहीं, भाषा संस्कृति और सारी चीजों से, तो पूरे देश के आदिवासी, खासकर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के आदिवासी नेस्तानाबूत हो जाएंगे। तो इसको फिर से जीवित करना है, इसका पुनर्निर्माण करना है। तो इस समय मैं ऐसा मानता हूं पॉलिटिकली कि झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में जो दिख रहा है, यहाँ जेएमएम, वहाँ बीजेडी और वहाँ टीएमसी, ये लोग आदिवासी के लिए फिक्र नहीं करते हैं। इनको फिक्र है वोट और नोट की, सत्ता की। जैसे जेएमएम पर मेरा आरोप है कि लालू की पार्टी के साथ आपको गठबंधन करना है, वो लालू जिसने कहा मेरी लाश पर झारखंड बनेगा, तो ये प्रमाणित करता है कि आपको सत्ता इम्पोर्टेंट है। आपके लिए झारखंड का आशा बसा जाति धर्म इम्पोर्टेंट नहीं है, सत्ता में बने रहना चाहते हैं। और दूसरी बात, जेएमएम पार्टी, ये मेरा आरोप है, गलत भी हो सकता है, जेएमएम पार्टी को बहुत मौके मिले, पिता पुत्र 5 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन हंसा बसा जाति धर्म का काम नहीं किया। और ये लोग अच्छे काम की वजह से सत्ता में नहीं है। ये लोग इसीलिए सत्ता में आते हैं क्योंकि मुसलमान और ईसाई जो हैं, इनको बीजेपी से डर है, तो जाएंगे कहाँ? कांग्रेस या जेएमएम के पास जाएंगे। तो जेएमएम यहाँ बड़ा पार्टी है, बड़ा भाई है, तो सब यहाँ वोट देने के लिए यहाँ आते हैं। तो इसकी वजह से जीतते हैं, ना कि जेएमएम पार्टी ने संताली भाषा को राजभाषा बनाने के लिए,
ना सरना धर्म कोड को वाकई मान्यता दो दिलाने दशक के से लिए। आप तो दो मेरा दशक से कहना आप ये अपनी है। बात नहीं, मैं लोगों अभी तक पहुंच- कंक्लूजन में आ रहा हूँ। तो मुझे अभी ये लगता है कि लोहा को लोहा काटे की तर्ज पर बीजेपी को साथ देना पड़ेगा हमको, लेकिन मेरा कंडीशन है कि वो सरना धर्म कोड की मान्यता दें। और मैं बहुत खुश हूँ अभी कि द्रौपदी मुर्मू जी के सहयोग से और मेरा जो प्रधानमंत्री से मिलकर इन मुद्दों को हल करने की इच्छा है, तमन्ना है, उस पर एक सकारात्मक संज्ञान प्राइम मिनिस्टर ने लिया है, पीएमओ ने लिया है, और उन्होंने हमको खबर दिया है कि आप माननीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे इन विषयों पर। तो इनसे मिलने से मुझे एक अवसर मिलेगा इनको समझाने के लिए कि आदिवासी को ये नली गली रास्ता और स्कूल अस्पताल बनाने से ना आपको वोट मिलेगा, ना आपकी पार्टी यहाँ सत्ता में आ सकती है। उनको सरना धर्म कोड देना होगा, संताली भाषा को झारखंड में राजभाषा बनाना होगा, असम के आदिवासी को एसटी का दर्जा देना होगा, माझी परगना व्यवस्था में सुधार लाने के लिए आपको कानून और संविधान के तहत पहल करनी होगी, और झारखंड को फिर से सपनों का अबुआ दिसम अबुआ राज बनाना होगा। उसको बनाने के लिए यहाँ संविधान और कानून जो है उसको इन्फोर्स करना होगा। अगर ये पैसा का सवाल, अगर ये सारी बातें बीजेपी मान जाती है और या बीजेपी सारी बातें पूरी कर देती है, तब तो फिर कोई आंदोलन ही नहीं बचा। नहीं, आंदोलन तब भी है, उसको लागू करना होगा ना। और क्यों नहीं मानेगी? ये संविधान की बात है, ये कोई हवा वाली बात थोड़ी है। अच्छा, 20 साल से अनुच्छेद नहीं, आपके सवाल पर मैं थोड़ा जवाब देना चाहूंगा। अरे हम धर्म की मांग कर रहे हैं, संविधान के अनुच्छेद 25 में मौलिक अधिकार है। आपने जैन और बुद्ध को दिया, हमको क्यों नहीं देंगे? हो सकता है अभी तक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को ठीक से समझाया नहीं गया। जैसे मैं पहले भी कहा, हमारे सब नेता अपना जो राजनीतिक दायित्व है संविधान का पालन नहीं किया। उसी प्रकार हमारा कहना है एसटी, असम के लोगों को क्यों एसटी नहीं बनाएंगे? संताल सब राज्य में एसटी है, असम में क्यों नहीं होगा? संताली राजभाषा क्यों नहीं बन सकता है यहाँ? तो ये ऐसी चीजें हैं जो संविधान के तहत हैं। संताली को राजभाषा बनाने के लिए अनुच्छेद 345 है। भारत सरकार ने लिख के हमको गृह मंत्रालय की तरफ से चिट्ठी दिया है कि झारखंड में ये बन सकता है, केवल विधानसभा में प्रस्ताव पास करना है। तो सारी चीजें संभव है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यदि समझा पाऊंगा तो उनको राजनीतिक लाभ मिलेगा, हमको आदिवासी का लाभ मिलेगा, तो दोनों विन विन सिचुएशन हो जाएगा। तो इसमें क्या नुकसान है? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि 2 दशक से आप सामाजिक जागृति के लिए, समाज की कुछ बुराइयों को दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए आप आंदोलन चला रहे हैं, जिसको आपने तत्काल कुछ वर्षों पहले नाम दिया आदिवासी सेंगल अभियान का। हड़िया दारू छोड़ना है, उसकी जगह हड़िया दारू का धार्मिक इस्तेमाल की जगह सादा पानी, इस तरह की कुछ क्रांतिकारी चीज़ें आपने लाई है, जिसको आधे लोग एक्सेप्ट करते हैं, आधे लोग उसका विरोध करते हैं। नहीं, इसमें ऐसा है कि आदिवासी स्वशासन व्यवस्था जो है, हम लोग 5 राज्य के करीब 50 जिलों के 250 प्रखंडों में अभी काम कर रहे हैं। और आदिवासी सेंगल अभियान 20-25 साल से काम कर रहा है, अलग अलग नाम से भी, लेकिन मैं उसका अगुआ रहा हूँ। तो मैंने अपने जीवन में महसूस किया, खासकर 2-3 साल पहले, कि झारखंड राज्य बन के भी आदिवासी को कोई फायदा नहीं, संताली भाषा 8वीं अनुसूची में आने के बाद भी आदिवासी को कोई फायदा नहीं, पेशा कानून होने के बाद भी आदिवासी को कोई फायदा नहीं। तो क्या हो रहा है, क्यों ऐसा है? तो मैंने जो देखा, और भारत देश में जो व्यवस्था है, 3 ही उपाय से किसी को भी एक बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। पहला उपाय तो जनप्रतिनिधि, यदि आपके एमएलए एमपी आदिवासी के असेंबली और पार्लियामेंट में ठीक से अपनी बातों को रखेंगे, या बाकी और भी प्लेटफॉर्म में, तो कोई ना कोई निदान निकलेगा। दूसरा उपाय है हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट यदि आपके पक्ष में फैसला देगा। और तीसरा उपाय है जन आंदोलन, जनशक्ति और जन आंदोलन। तो 5 राज्य में लगभग 5 लाख संताल आदिवासी गांव हैं, मान लीजिए। तो 5 लाख गांव में तो करोड़ों आदिवासी है, लेकिन कोई भी आदिवासी गांव में ना धर्म मान्यता का चर्चा है, ना भाषा मान्यता का, ना डोमिसाइल, ना आरक्षण, ना रिजर्वेशन। कुछ गांव के लोगों को नहीं पता है एमएलए एमपी का क्या ड्यूटी है, वो भी नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? तो गांव में जो सोशल इंजन है, माझी बाबा है, जो विलेज हेड है या कैप्टन है, उसको कुछ पता नहीं है। क्यों?
वो वंश परंपरागत बना हुआ है और इसीलिए अधिकांश अनपढ़ लोग हैं, पियक्कड़ लोग हैं, संविधान कानून कुछ नहीं जानते हैं। तो उसी के अंडर में पूरे गांव के लोग हैं और वो चीज़ जो है डेमोक्रेटिकली या जनतांत्रिक रूप से उसका चयन नहीं होता है। गांव के सारे लोग मिल बैठ के उसको नहीं बनाते हैं। वो माझी बाबा का बेटा ही माझी बाबा बनता है, माने वंशानुगत है। इसके चलते गांव में पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन वो लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको माझी बाबा का ब्लेसिंग या आशीर्वाद, बच्चा जन्म लेगा, शादी होगा, श्राद्ध होगा, पूजा पाठ आदि ये पर्व त्योहार में चाहिए होता है। तो गधा को भी बाप बोलने वाली स्थिति में वो फंसे हुए हैं। तो गांव में जब तक गांव का सोशल इंजन वही मताल रहेगा तो डब्बा का क्या हाल होगा। दूसरा, ये जो सोशल इंजन माझी बाबा हैं, किसी को भी दंडित करते हैं, डांडोम बोलते हैं हम लोग, और डांडोम पैसा 1 लाख हो 2 लाख हो, दारू पीते हैं, मस्ती करते हैं, किसी का भी सामाजिक बहिष्कार करते हैं, किसी का भी, और किसी को भी डायन बना देते हैं। तो ये सब काम जो है गैर कानूनी या क्रिमिनल है। तो मेरा कहना यह विरोधाभास नहीं है, अब विरोधाभास नहीं है कि एक तरफ आप सभ्यता, संस्कृति और परंपरा के पक्षधर हैं, वही उसी आधार पर आप अपने धार्मिक और मौलिक अधिकार और इन सब की लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप उन्हीं परंपराओं को खत्म करने की या बदलने की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सती प्रथा भी हिंदू समाज में परंपरा था। 200 साल पहले तक हिंदू समाज में पुरुष मर जाए तो उसकी पत्नी को जिंदा आग में झोंका जाता था, वो भी परंपरा था। लेकिन राजा राम मोहन रॉय को लगा ये गलत है। आखिर गलत परंपरा के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया, समाज ने उसको बहिष्कृत किया। लेकिन अंग्रेजों की हुकूमत थी, उनको समझ में आया और 1829 में कानून बनाया, कोई ऐसा नहीं कर सकता है। तो हमारी परंपरा के नाम से कोई माझी बाबा मनमर्जी करेगा, तानाशाही करेगा, ये गलत है। और जनतंत्र में हम लोग जीते हैं, तो माझी बाबा को भी गांव के सारे स्त्री पुरुष मिल बैठ के अपने गांव में से किसी को चुन सकते हैं ना, तब पढ़े लिखे लोगों को भी माझी बाबा बनने का अवसर मिलेगा। चलिए, अब हम परंपरा के नाम से मूर्ख आदमी, पियक्कड़ आदमी संविधान कानून नहीं जानेगा और भाषा का अधिकार, धर्म का अधिकार, जमीन का अधिकार, रोजगार का अधिकार पर गांव में बैठक ही नहीं करेगा तो जन आंदोलन कैसे होगा। ऊपर से सबको दंडित करेगा। अब परंपरा बोल के आप किसी को भी दंडित कीजिएगा। सामाजिक बहिष्कार के चलते क्या हो रहा है, हमने बहुत सारे लोगों को दुमका जिला में पूछा कि तुम लोग क्यों ईसाई बन गए हो। बोला ईसाई बनने से डांडोम बारोन दिन पनते नहीं है। वो संताल लोग के साथ रहने से कब जो डांडोम करेगा, बारोन या बाढ़ करेगा, डाइन बनाएगा, तो हमको लगता है ये सब क्राइम है। और भारत देश और संविधान से बड़ा किसी का भी परंपरा नहीं है, किसी का भी धर्म नहीं है। और ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने करके दिखाया ना, 3 तलाक पर फैसला आ गया, साबरी वाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश निषेध था। तो उसी प्रकार माझी परगना व्यवस्था में भी जो काम मैं कर रहा हूँ कि माझी परगना व्यवस्था के नाम से आप गैर कानूनी, गैर संवैधानिक काम नहीं कर सकते हैं। क्या सोशल स्ट्रक्चर नहीं टूटेगा, बदलेगा? कैसे टूटेगा? माझी तो रहेंगे ही। हम स्ट्रक्चर नहीं तोड़ रहे हैं, हम स्ट्रक्चर में रिफॉर्म कर रहे हैं कि गांव में गांव का एक माझी रहेगा ही, नायके भी रहेगा और जो जोग माझी या पारानी सब रहेंगे। ये अलग सवाल है कि उसका भविष्य क्या होगा इस बदलाव के बाद। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आखिरी सवाल है मेरा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपके संगठन में आप डीजी हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, कमांडेंट हैं, लगता है कि एक फौज की तरह स्ट्रक्चर है। अमूमन ये होता है कि ये जिला प्रमुख है या जिला अध्यक्ष है, प्रखंड अध्यक्ष है। ये ख्याल और इस कॉन्सेप्ट के पीछे आपकी सोच क्या है? देखिए, हमारा भी संगठन बाकी लोगों की तरह ही है, लेकिन हमारे संगठन में कुछ विशिष्टता है कि नेता, नीति, रणनीति, कार्यक्रम, टारगेट, ये सारे चीज स्पष्ट हैं। हम लोग एक लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं कि भाषा भाषा जाति धर्म को बचाना है। नहीं, नाम के पीछे क्या आपकी क्या सोच है, क्या तर्क है? कौन सा नाम? मतलब सुपरिटेंडेंट नहीं, ऐसा कुछ नाम नहीं है हमारे यहाँ पर। जैसे हम लोग सिंगल टावर बोलते हैं किसी को गांव में, या सिंगल वॉलंटियर या सिंगल सेना है। तो उद्देश्य ये है कि सिंगल एक वर्ड है, ब्रांड नेम की तरह। सिंगल बोलने से आदमी को समझ जाएगा ये लोग भाषा भाषा जाति धर्म बचाने वाला है, ये लोग माझी परगना व्यवस्था में सुधार लाने वाला है, ये लोग हानिया दारू की जगह बिरेलदा माने निर्मल जल से काम करने वाला है, और ये लोग अपने गांव में जुर्माना, सामाजिक बहिष्कार, डाइन, ये सब चीज खत्म करने वाला है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से प्रचारित करते हैं।
ताकि समाज में कुछ लोगों को स्पष्ट समझ में आ जाए। नहीं तो लोगों का चर्चा होता है ना, इसका कौन नेता है, इसका क्या नीति है, इसका क्या रणनीति है। तो इस नहीं, काम को हम लोग स्ट्रक्चर में जो आपने एक डीजी हैं जिनको रिपोर्ट नहीं, करेंगे, वो जो सुपरिटेंडेंट चीज है। आप कहना चाहते हैं वो ऐसा है, जैसे इसको लाइन एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता हाँ, है वही कि जैसे देश में राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्री चीफ हैं, सेक्रेटरी सांसद हैं, कमिश्नर विधायक हैं, हैं, उसी हाँ, प्रकार हाँ। तो लोगों को पता होना चाहिए। जैसे माझी परगना व्यवस्था, पहले ऐसा नहीं था, हमने इसको शुरू किया कि गांव में तो माझी है, उसके बाद परगना जो होते हैं, कुछ गांव को मिला के कोई घाट परगना है, पीड़ परगना है। हमने कहा पंचायत में भी एक परगना बनाओ, ब्लॉक में भी एक परगना बनाओ, सब डिवीजन में बनाओ, जिला परगना बनाओ, प्रदेश परगना बनाओ, विश्व परगना बनाओ, ताकि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऐसा करके जो लाइन आ रहा है हमारा भी लाइन हो। और इससे क्या लाभ हो रहा है कि 5 प्रदेश के लोगों को हम एक साथ बांध सकते हैं। अन्यथा एक संताल गांव का मामला दूसरा संताल गांव का जो मामला इशू नहीं बनता है, उसके साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन अभी जितने संताल गांव हैं सबके ऊपर में पंचायत है, तो पंचायत में भी हमारा एक परगना है, पंचायत के ऊपर ब्लॉक है, वहाँ भी ब्लॉक परगना है, संगल ब्लॉक परगना है। तो उन लोग का कहीं पर कोई प्रॉब्लम होता है तो रिपोर्ट करता है, ऊपर तक जाता है, फिर वहाँ से सहयोग आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, अपने ख्याल, अपनी बात रखने के लिए। और हम तकरीबन इस 1 घंटे के बातचीत में समझ गए होंगे कि एक बड़ा अभियान जो पारंपरिक चीज़ों के अंदर जो चीज़ें बुरी हैं या जिन्हें बदल जाना चाहिए, उन पर एक अभियान, सेंगल अभियान के प्रमुख हैं, अगुआ हैं सालखन मुर्मू, जो हमारे साथ इस शो में मौजूद थे। तो अगली बार हम किसी खास मेहमान के साथ फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।